केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए हैं, उनको बेल नहीं मिल रहा है। संजय सिंह को रिहाई मिल गई है। हेमंत सोरेन जी भी गिरफ्तार हैं। तो क्या है ये पीएमएलए का एक्ट? इसी के तहत गिरफ्तारी की गई थी। बहुत हंगामा हुआ हो रहा है कि इनको धर्म विधेयक के तहत जो है कि जारी कर दिया गया था। बताइए, बताइए कुछ इसके बारे में, पीएमएलए एक्ट के बारे में। मनी लॉन्ड्रिंग वाला सब। हाँ हाँ, धन शोधन निवारण अधिनियम। यस कुछ जानते हैं इसके बारे में? बता दीजिए। आप लोग पहले कुछ तो बताइए। सर वही अवैध रूप से से धन प्राप्त करना है, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ। हम्म, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, लेकिन पीएमएलए एक्ट क्या कहता है? पीएमएलए एक्ट में क्या है कि क्यों लाया गया था? ड्रग ट्रैफिकिंग क्या होता है, ड्रग मनी क्या होता है, फिर कैसे कैसे एफएटीएफ बना, फिर यूएन ने जो है कि इसको पॉलिटिकल डिक्लेरेशन किया, फिर उसके बाद फिर पीएमएलए एक्ट आया। आपको पूरा डिटेल में जानना पड़ेगा ना। यस सर। ठीक है, तो हुआ क्या है कि पीएमएलए एक्ट जो है आपका ये 2002 का है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ये होता है कि जो काला धन है उसको सफेद बना देना। आप लोग भी जानते हैं कि काला धन को कैसे सफेद किया जाता है। आपको बहुत फेमस एग्जांपल आपको पता होगा कि जो दाऊद इब्राहिम था, पता था कि संजय वो कौन थे, संजय दत्त उसके दाहिने हाथ हैं, और जो है कि वो जो भी ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग करके पैसा कमाते हैं ब्लैक मनी के फॉर्म में, उसको फिर जो है कि व्हाइट करते हैं। ब्लैक मनी का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कमाया गया आपका वो पैसा जिसके लिए कि आपने जो है कि किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं किया है, दैट इज द ब्लैक मनी। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि उसी ब्लैक मनी को जो कि आपने गलत तरीके से कमाया है, आपका उसको क्या कर रहे हैं आप, साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब मनी को साफ करना, लॉन्ड्रिंग मतलब होता है किसी चीज को धोना। तो भाई पैसे को ब्लैक से व्हाइट करना, तो ब्लैक से व्हाइट करने का क्या तरीका है? उसको इकोनॉमी के पूल में डालना। इकोनॉमी के पूल में कैसे डालेंगे? तो कहीं प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, कहीं फिल्म में लगा देंगे, कोई इन्वेस्टमेंट में लगा देंगे, तभी तो होगा। तो इसी के लिए ये बनाया गया था, और पीएमएल एक्ट लाया ही इसलिए गया था क्योंकि ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग जो है इंडिया में काफी प्रॉब्लम था। एक तो गोल्डन ट्रायंगल है इधर, और गोल्डन क्रिसेंट इधर। आप इंडिया के दोनों आजू बाजू में, आपको पता है इस सब के बारे में। तो वहां से जो है कि काफी ड्रग जो तस्कर होते थे वो तस्करी करके चरस, गांजा, भांग, अफीम, हीरोइन, ना जाने कौन कौन नारकोटिक सब्सटेंसेस वो लाया करते थे और इंडिया में बेचते थे। दो समस्या, एक तो इंडिया का सोसाइटी खराब हो रहा है, जवान बच्चे हैं वो गांजा फूक के सोया हुआ है। दूसरा बात है कि जो इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करता था, लड़का कर सकता था, वो कुछ काम करता, उससे देश को आगे बढ़ता कुछ, वो तो गायब हो ही रहा है। साथ के साथ समाज में हिंसा, हत्या, बलात्कार, रेप की घटनाएं वो सब भी बढ़ जाती हैं इन सब चीजों से। दूसरा है कि जो ड्रग ट्रैफिकर के अपराधी होते थे, आप जानते हैं वो छोटा डॉन, दाऊद इब्राहिम, ये सब ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इन सब इलीगल धंधों में, हीरोइन, चरस, गांजा में लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ही, इसको रोकने के लिए ही ये एक्ट लाया गया था, और इसलिए ही ये एक्ट इतना टफ है। हाँ, क्या बोलना है बोलिए। ठीक है, इसलिए इसको इतना टफ बनाया गया था। टफ क्या है इसमें थोड़ा सा ये जान लीजिए। होता क्या है कि जो हम लोग नॉर्मल क्रिमिनल केस होता है और जो कि पीएमएलए का केस होता है, दोनों में अंतर है। पीएमएलए का एक्ट जो है उसका एक सेक्शन 45 है जिसमें कि दिया गया है कि ऑनर्स ऑफ प्रूफ ये एक्यूज्ड के ऊपर ला दिया गया है। जबकि नॉर्मल केस में क्या होता है कि बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन, ये ना, बेल इज द रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, ये माना जाता है। ऑनर्स ऑफ प्रूफ क्या होता है जानते हैं? ये लीगल टर्म है, कुछ पता है कुछ? ठीक है, लिखिए, पीएमएलए। हमको भी दिखता है ना कि हाँ लिखा हुआ हो गया, नहीं तो पता ही नहीं चलता है। एल ए, ये है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। क्या है फुल फॉर्म? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। जो हिंदी में लिखते हैं वो लिखेंगे धन शोधन निवारक अधिनियम 2002। प्रियंका, ज्ञान, ममता, प्रिया, जितेंद्र, उमाशंकर, अंजलि, मीनू, ममता, तनु, रजनी,
कृपया करके वीडियो ऑन करें। लिख लिए? 1 मिनट, थोड़ा सा वेट करेंगे। यस सर। ओके, 1 मिनट वेट करेंगे प्लीज। ये जो है कि किसी भी तरीके से क्या है कि आपका ये क्या कहते हैं, अरे फंडामेंटल राइट तो नहीं है, मतलब लीगल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट और लीगल राइट के बीच में साफ साफ डिफरेंस होता है। ठीक है, ये सब लोगों का कैमरा धीरे धीरे बंद क्यों होने लगा? तो लीगल राइट और क्या कहते हैं, ये फंडामेंटल राइट के बीच में अंतर होता है। ठीक है, तो एक बार समझा देते हैं जो भी लेट ज्वाइन किए हैं कि हम लोग ने पढ़ा है पीएमएलए केस और नॉर्मल क्रिमिनल केस। पीएमएलए सेक्शन में क्या होता है कि पीएमएलए का एक सेक्शन 45 है जिसमें क्या होना सब प्रूफ, मतलब कि जो आरोपी है उसी के ऊपर जाता है कि आपने यह आरोप किया है या नहीं। लेकिन नॉर्मल क्रिमिनल केस में क्या होता है कि सरकारी वकील को यह तय करना होता है कि इन्होंने जो है कि अपराध किया है या नहीं किया है। नॉर्मल क्रिमिनल केस में जो एक कोटेशन चलता है वो कोर्ट में काफी चलता है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। पीएमएलए एक्ट में क्या होता है कि जांच के बीच ही आपकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, जबकि क्या कहते हैं कि नॉर्मल क्रिमिनल केस में क्या होता है कन्विक्शन के बाद ही संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, जैसे कि नीरव मोदी का कोई भी संपत्ति अभी तक जब्त नहीं किया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका जांच ही चल रहा है और वो जब तक सरकार को पैसा देते रहेगा तब तक जांच चलते ही रहेगा, उसको चिंता नहीं है, वो एंटीगो में घूमेगा। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन से बाहर करना है तब उसका हो सकता है संपत्ति ही जब्त हो जाए। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में मैंने बताया कि स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मे बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट। ये एज एविडेंस इन कोर्ट यूज किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल क्रिमिनल केस में आपने पुलिस के सामने थाने में डंडे के मार के डर से कुछ भी बोला हो, मैंने उसका मर्डर किया है, मैंने उसको चाकू मारा है, कुछ भी बोला हो, वो कोर्ट में एज एविडेंस एक भी नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर बताया मैंने कि प्रॉपर्टी आपने लीगल तरीके से कमाया है कि नहीं कमाया है, ये आपको ही एक्यूज्ड को ही बताना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल क्रिमिनल केस में ऐसा नहीं होता है, ये बर्डन जो है कि सरकारी वकील को जाता है। ठीक है, समझ में आया ये पूरा? यस सर। कोई डाउट किसी को? सर नो जो पीएमएलए जो केस जो डायरेक्ट करती है, हाँ, तो इसका जो प्राइमरी फेसा जो है क्या मेन जो है किस बैकग्राउंड पर जो ये अरेस्ट करती है, इसका क्या है कि ये तो मतलब ये हमें शक है उस आधार पर ये करती है कि ये कुछ उसको आधार मिला हुआ तब ना करेगी कि ये बिना आधार का ही करेगी, कोई बेस होना चाहिए ना सर। कोई बेस ईडी जब कहने का कोई ईडी जब जब्त करता है, क्या कहते हैं, ईडी जब कोई केस लगाता है तो कोई ना कोई बेस रहता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो अरविंद केजरीवाल पर जब हो रहा है तो सर हाँ इसका भी कुछ ना कुछ तो बेस होगा ना। हाँ, बेस है ना। बेस इसमें क्या है पता है आपको कि उस जो विजय नायर था उन्होंने जाके बोल दिया है, और वो अरविंदो फर्मा का जो शरद रेड्डी था उन दोनों ने बोला है कि हमने अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए हैं। केस कानून ही इतना खतरनाक है कि अब वो आरोपी बोल दिया। मैंने बताया ना कि एविडेंस के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। आरोपी ने कुछ भी बोला, इसमें अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं था। अरविंदो फार्मा का जो मालिक था सन क्या कहते हैं, क्या तो मैं अभी तो नाम बोला मैं भूल गया। ठीक है, ये जो मालिक था इसी मालिक ने बोला है कि हमने हाँ अरविंद केजरीवाल को जो है कि इतने करोड़ रुपया दिया है, और विजय नायर ने भी। और वो कब बोला पता है? अरविंदो फार्मा के मालिक को जो है कि 6 महीने पहले जब उनसे पूछा गया था ईडी के द्वारा, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैंने किसी भी तरीके का कोई पैसा अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया है, और जो है कि मैं अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता हूँ, उससे उतना मेरा कोई टच नहीं है। ठीक है, 6 महीना तक इसको जेल में सड़ाया गया। इसी 6 महीना के बीच में अरविंदो फार्मा के मालिक ने 60 करोड़ रुपए का चंदा दिया है इनको, बीजेपी को, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के, सबसे पहला बात। और दूसरा बात कि 6 महीना के बाद उन्होंने कहा दिया कि हाँ मैंने जो है कि अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए थे शराब पॉलिसी में, शराब नीति बनाने में मैंने मदद किया था। और विजय नायर भी ये बात जो है कि बोल दिया कि हाँ मैंने भी अरविंद केजरीवाल को जो है कैसे किया था। उसी के बाद शक के आधार पर अरविंद केजरीवाल को उठा लिया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या के अलावा कुछ नहीं देखा माना जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए था डेमोक्रेसी में। इलेक्शन चल रहा है देश में, आपको दिख रहा है कि इलेक्शन का कोई माहौल है देश में? कुछ नहीं, वैसे ही मोदी जीत रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। वही शक के आधार पे ही इसको उठाया गया है। ठीक है, यानी एक तरह से इसको ये कह सकते हैं कि जो 1919 में जो 1917 हाँ इमरजेंसी का दौर, आसपास बस और क्या। वो नहीं इमरजेंसी का दौर तो है ही सर, लेकिन अंग्रेजों के समय जो रॉलेट एक्ट जो हाँ था कि हाँ जिसमें हाँ, कि बिना वकील बिना ना दलील। गवाह हम्म। वही वाला फिर ये कानून हो गया ना सर।
हो तो गया ही है, इसका सर विरोध तो इसका खूब हो रहा है। हेलो हाँ बोलो। सर, इसका 2002 में बहुत विरोध हुआ होगा ना? नहीं 2000 सुनो 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 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय ये जो है कि ये सब धाराएं नहीं जोड़ी गई थी, ठीक है। ये 2018 में ये निर्मला सीतारमन जी के द्वारा किया गया है, ये बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। निर्मला सीतारमन ने इसमें इस एक्ट में जो है कि संशोधन कर दिया मनी बिल के रूप में ला करके। किसी कानून में संशोधन मनी बिल के रूप में समझ से परे है। आधार एक्ट लाया गया था, वो भी मनी बिल के रूप में डाल दिया था इन लोगों ने। तो मजाक बना के तो रखा है सर संविधान का। तो 2018 में इसका विरोध हुआ होगा ना बहुत ज्यादा? हुआ होगा, होने से क्या होता है, विरोध कभी भी हो रहा है देश में, सुनता कौन है। देश में आधा तो तानाशाही लागू हो चुका है, लगभग लगभग, सुन कौन रहा है किसका। ठीक है, बढ़िया आगे। आपको पता है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आया 2023 का, भारत का स्थान कितना है पता है? पहले पे कौन, मुझे तो दूसरे लगता पे है कौन? पहला है सर, दिल्ली। नहीं नहीं, देश के स्तर पे। देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित है बांग्लादेश, उसके बाद है पाकिस्तान और तीसरे नंबर पे मेरा प्यारा भारत। ठीक है, लिखो भारत। लिखो इसको लिखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक्यूएयर के द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार, ये तो मैंने लिख दिया है, ये हेडिंग लिख लेना। ठीक है, उसके बाद लिखो भारत वायु, मतलब वायु गुणवत्ता मतलब एयर क्वालिटी, क्वालिटी के मामले में तीसरे स्थान पर है। तो सबसे खराब वायु किसका है? बांग्लादेश का। पहले स्थान पे है बांग्लादेश, मतलब टॉप कर गया है ना बांग्लादेश। दूसरे स्थान पे है पाकिस्तान और तीसरे स्थान पे कौन है? भारत। ठीक है। PM 2.5 सर पहले होता है, क्या होता है पता है आप लोगों को? PM 2.5 क्या क्या होता है? ये पार्टिकुलेट होता है, पार्टिकुलेट होता है, पार्टिकुलेट मैटर है। पार्टिकुलेट मैटर होता है 2.5, मतलब कि इससे बहुत छोटे छोटे कणों में होता है। उसको जैसे Actually- जो देख नहीं सकते हैं उसको देख नहीं सकते, जैसे मतलब कि छोटे इतना छोटा कण होता है जैसे मतलब कि उसको ठीक, देख ठीक। नहीं सकते, और ऐसे ही है। ठीक, देखो तो PM 2.5 ही क्यों? PM 1.5 क्यों नहीं? PM 4.5 क्यों नहीं? PM 3 क्यों नहीं? ये PM 2.5 के देखो सर, ऊपर इतना फोकस क्यों होता है, ये बताओ। सर PM 2.5 हम्म PM 2.5 पर इसलिए ज्यादा फोकस है हम्म क्योंकि PM 2.5 जो है वो ज्यादातर इंडस्ट्री वगैरह के जो रेसिड्यू होते हैं ज्यादातर, हम्म अब वो इतने ज्यादा घातक होते हैं कि उसमें जो है विषैले, ये मतलब जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी केमिकल्स वगैरह होते हैं हम्म। जो कि हमारे सीधे हमारे देखो शरीर नहीं के नहीं, अंदर वैसे जो कोई बात प्रवेश नहीं कर है, जाते हैं। नहीं वो ब्लाइंड गैस नहीं चलेगा। जो होता है ये PM 2.5 मीटर, ये मतलब कि कण का साइज को दर्शाता है। ठीक है, ये जो मान लीजिए कि 2.5 नैनोमीटर है, PM पार्टिकुलेट मीटर मान लीजिए एक नाप है, फॉर एग्जांपल कि ये नैनोमीटर है। तो इससे जो बड़ा पार्टिकल रहेगा ना वो हम सांस तो लेंगे, लेकिन वो जैसे कि PM3 का मान लीजिए 3.5 का कोई मीटर रहेगा, हम सांस तो लेंगे लेकिन हमारे फेफड़े के अंदर जो एल्वुलाई होता है, आपको पता है कि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वो फूलता है, जब सांस छोड़ते हैं तो एल्वुलाई सुटक जाता है, ये होता है ना। तो 3.5 या 2.5 से जो भी बड़ा रहेगा ना, तो अगर इससे कोई बड़ा मैटर है, मतलब कि वायु में उड़ने वाला, हवा में जो है कि धूल कण का छोटा छोटा कण अगर 2.5 से बड़ा साइज का है तो वो जो है कि एल्वुलाई में घुस नहीं पाता है। ठीक है, फेफड़े के अंदर तो नहीं जा पाता है। लेकिन 2.5 या 2.5 से छोटा जितना भी कण होता है वो सीधा सीधा फेफड़ा के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसलिए ये 2.5 के ऊपर जो है कि बहुत ज्यादा मतलब कि ध्यान दिया जाता है कि कण इतना छोटा है, धूल कण में कण इतना छोटा है कि वो सीधे आपके जो है कि फेफड़े में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, यानी इसका करने का मतलब क्या हुआ कि प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे धूल कण आपके वायु के वातावरण में बहुत ज्यादा हो गया है। वो इंडस्ट्री के कारण हुआ है, या चिमनी के भट्टा के कारण हुआ है, या रोड पे चलने वाले वाहनों के कारण हुआ है, या क्या कहते हैं और भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के कारण हुआ है, किसके कारण हुआ है ये तो पता नहीं। ये ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण भी ऐसी बहुत सारी राख वगैरह उड़ जाते हैं। लेकिन हम लोग PM 2.5 को इसीलिए जो है कि इतना फोकस करके पढ़ते हैं। तो इसी रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि PM 2.5 का जो है
औसत वार्षिक सांद्रता, औसत वार्षिक सांद्रता, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। PM 2.5 का औसत वार्षिक सांद्रता, कंसंट्रेशन सांद्रता को अंग्रेजी में बोलते हैं, भारत में कितना हो गया है? 54.4 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब, प्रति घन मीटर समझते हैं ना क्या होता है? थोड़ा बहुत साइंस पढ़े हैं ना जी। प्रति घन मीटर मतलब 1 मीटर का कोई लेंगे घन, जिसका कि साइज 1 होगा, 1 मीटर का होगा, उसके बीच में जो है कि 54.54 माइक्रोग्राम छोटे 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 पार्टिकल ऐसे करके PM वाला पाया जाएगा, P1 2.5 वाला पार्टिकल, ठीक है। इसका भुजा कितना होगा? A बराबर 1 मीटर स्क्वायर रहेगा, 1 मीटर रहेगा, तो इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा? AQ, यानी कि 1 मीटर के आसपास का वॉल्यूम निकलेगा, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम निकलेगा, यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक स्तर पे है। दुनिया के शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों में 42 शहर भारत से हैं। बधाई हो, लिख लीजिए, बहुत अच्छा न्यूज आया है आपके लिए कि दुनिया के 50 प्रदूषित शहरों में से 42 प्रदूषित शहर भारत के हैं। अरे, प्रदूषित शहर भारत के हैं, गोल्ड मेडल मिलना चाहिए ना। और सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन है दुनिया का, पता है? बेगूसराय। ये हर साल चेंज होते रहता है। इससे पहले पटना या ये था, हाजीपुर था, हाँ, ऐसे तो ही इसमें था। 2023 वाला रिपोर्ट लिखा तो रहा हूँ, तो शुरू में हेडिंग डाला है ना मैंने, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023। दुनिया के 50 प्रदूषित शहरों में 42 प्रदूषित शहर भारत के हैं, और बेगूसराय 2023 का जो है कि सबसे प्रदूषित शहर था। लिख लीजिए, कोई है बेगूसराय से? वर्ल्ड में सर? हाँ हाँ, पूरे वर्ल्ड में 2023 का। सर हम ही है सर। क्या नाम है तुम्हारा? दिख नहीं रहा यहाँ। कुंदन है सर। अच्छा ठीक है, तब बधाई हो तुम्हारे शहर को। सर बधाई का बात नहीं सर, सच्चाई आपको बताएं तो ये जो है बिहार को टारगेटेड है सर। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, हम भी बेगूसराय से जाया आया करते थे, जब दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, लगातार मेरा जाना आना बेगूसराय से रहता था। जब बस या ट्रेन कोई भी चीज से जाते थे, खास करके तो बस से ही जाते थे कई बार, तो वो बेगूसराय में जो यहाँ से बरौनी वाला, बरौनी से पहले ही इधर से ही स्टार्ट होता जो धूलकन उड़ना, और वो बरौनी का इंडस्ट्रियल एरिया, और वो जो तुम्हारा इंडियन ऑयल वाला जो अच्छी है चौक है, और उससे जब आगे बढ़ते उधर रोसड़ा की तरफ जाता है, जब समस्तीपुर वाला का इलाका, उसमें जो एक वो दारू का जो फैक्ट्री है भाई, मतलब नाक खुला हुआ रख के हम लोग नहीं जा सकते थे, और 2-3 घंटे का वो सफर होता था, इतना धूल उड़ता था। तो टारगेटेड किस बात का टारगेटेड? बेगूसराय को ही टारगेट किया है, क्या दुश्मनी है? इससे पहले सर पटना था। हाँ, तो पटना था। पिछले बार पटना को टारगेट किया गया था क्या? हाँ सर, पटना था, भागलपुर है, मतलब बिहार को ही ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ इसलिए हम नहीं कह है। रहे हैं। देखो है क्या कि यहाँ पे जो है कि जिस तरीके से धूलकण कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी होते रहते हैं, कोई रेगुलेशन है? दिल्ली में जाके देख लो, कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होता है उसके चारों तरफ सबसे पहले घेरा जाता है। इवन कि मकान को तोड़ना हो या बनाना हो तो वो हरा टाइप का कपड़ा रहता है, उसको पूरा लगाना अनिवार्य है, ठीक है। 1 नंबर पे बेगूसराय है, 2 नंबर पे गुवाहाटी है, आप लोग स्क्रीन देख देख के लिख लें, गुवाहाटी है, और तीसरे नंबर पे दिल्ली है। तब बोलो, तुम दिल्ली को टारगेट कर लिया, गुवाहाटी को टारगेट कर लिया, गुवाहाटी असम में है, ठीक है। तो लिख लीजिए, सबसे प्रदूषित शहर है बेगूसराय, सबसे ज्यादा प्रदूषित, 2 नंबर पे गुवाहाटी, तीसरे नंबर पे दिल्ली। उसके बाद अगला लिखेंगे, दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में आई है। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, ठीक है। और सबसे शीर्ष 5 देश में कौन हो जाएगा? 3 तो लिख ही लिया ना, यहीं पे लिख लो, चौथा 5वां का नाम। चौथा है तजाकिस्तान, आजकल पूछ लेता है कहीं 4-5 भी तो।
और 5वां शहर है बुर्किना फासो। फासो, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है पता है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वायु प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उससे संबोधित करने के लिए संभावित प्रयासों की तत्काल आवश्यकता है और ऐसा कोई देश कर नहीं रहा है। लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए, ये लाइन को। काफी अच्छा लाइन है, अगर मेंस वेंस में आ जाए तो काम आएगा आपको। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 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 2023 वायु प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभाव को संबोधित करने के लिए समन्वित प्रयासों की, समन्वित मतलब कलेक्टिव एफर्ट, लिख लीजिए कलेक्टिव एफर्ट की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। हो गया? एक सवाल है सर। हाँ बोलो, क्या सवाल है? वैसे सर जी। लगभग 5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया में युद्ध की स्थिति है। हाँ ठीक है। ठीक है। कभी कभी रूस यूक्रेन वॉर, कभी अजरबैजान अर्मेनिया वॉर, कभी जो है आपका इधर में अफगानिस्तान पर इतने सारे वॉर, मिडिल ईस्ट में तो हमेशा जलते रहता है। तो वहां से वायु गुणवत्ता खराब नहीं होती, केवल इंडिया में ही खराब होती है इतनी ना सर? ऐसा कुछ ये नहीं। थोड़ी सी जो है हमें देखिए, अभी मतलब युद्ध से वायु रूस गुणवत्ता का बहुत कुछ लेना देना नहीं। जैसे यूक्रेन में मान लीजिए युद्ध चल भी रहा है, तो यूक्रेन की आबादी कितनी यूक्रेन में बची हुई है, ये भी तो पता होना चाहिए आपको। कुछ है तो नहीं वहां, वो खाली मरुस्थल में जा करके बम बरसाइए, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। अब पूरा का पूरा वो ठंडा वाला इलाका है, ठीक है। और देखिए दूसरा ये है कि मतलब क्रिटिसिज्म होना चाहिए तो क्रिटिसिज्म तरीके का होना चाहिए। ये नहीं कि वहां युद्ध हो रहा है तो वहां नहीं हुआ है, आपके यहाँ हुआ है। जैसे एक रिपोर्ट मैंने पढ़ाया था, उसमें जो क्रिटिसिज्म था, मैं भूल रहा हूँ वो कौन सा रिपोर्ट पढ़ाया था, उसमें क्रिटिसिज्म हमको जेन्युइन लग रहा था। हाँ, वो हंगर इंडेक्स सर, हाँ, हंगर हंगर इंडेक्स वाला। इंडेक्स। हाँ, उसमें हमको क्रिटिसिज्म इस बात का जेन्युइन लगा था कि भाई तुम और क्या आपको ही बता सर्वे सर, कर रहे हो। अगला लिखेंगे और एक एसडीआई। एक और चीज बता सर, हंगर इंडेक्स भी है सर, और एक और इंडेक्स है सर, आपका मानव जो है हैप्पीनेस इंडेक्स। हाँ ये ये दोनों नहीं नहीं, बातें हंगर में आज नहीं, की हैप्पीनेस, हाँ हैप्पीनेस में ही, हाँ इसमें हमको क्रिटिसिज्म पाकिस्तान वाजिब जैसे लगा था। हंगर में भी है सर कि दुनिया के जो है ना कई देशों को हम खाना बांटते हैं। हमारे यहाँ जो है खाद्य सुरक्षा के बिल आया गया है, इ- इतने करोड़ जो है हम लोग जो है ये देते हैं, और हमारे यहाँ दिखाया था सबसे ज्यादा भूख भूख जो है हमारे यहाँ है। जबकि इस बार की रिपोर्ट ये कहती है कि इतने लाख लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर लाएगा। नहीं एक नहीं, तो आ ये रहे है हैं तो तुम्हारे गरीबी रेखा के ऊपर आ रहे हैं, अभी तुरंत आ रहे हैं। उसमें बोला ना कि 5% गरीब बचा हुआ है, पहले उसी को पढ़ा दें क्या? सर, पढ़ा दिए सर। लो तुम्हारा ही पढ़ा देते, टाइम भी खत्म होने वाला है। इसका हेडिंग डाला तो नहीं था तुम लोग? हेडिंग डाल दिए थे क्या एसडीआई वाला? नो सर। नहीं डाले थे। आते हैं गरीबी रेखा पे ही आते हैं। कैसे मतलब कि ये लोग दे दिया है कि हाँ भारत में गरीब वास्तव में 5% गरीबी कम हो गई है, यही चर्चा चल रहा है ना। कौन बोला था जी? BVR सुब्रमण्यम। जी सर, बीबीआर से भी मैंने हम देख करके हम हैरत में थे कि सरकार ये डाटा लाती कहाँ से है भाई। अपने अपने घर से लाती है डाटा। भारत में गरीबी, वास्तविक गरीबी 5% से भी कम बची है, लिख लीजिए। पांच परसेंट से भी
कम बची है। और ऐसे यूट्यूब में जैसे थंबनेल लोग लगाते हैं ना, ऐसे व्हाट वाला, वो लगा लीजिएगा, ठीक है। नीति आयोग के सीईओ साहब ने ये कहा था, नीति आयोग के जो सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने हाल में दावा किया है कि भारत में 5% से भी कम भारतीय अब गरीबी रेखा के नीचे हैं। उन्होंने यह दावा जो है कि घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के निष्कर्षों के आधार पर किया है। आपको पता चल गया डाटा कहाँ से आया हुआ है। मतलब एक कहावत होता है गांव में कि गाय का सिंग भैंस में या भैंस का सिंग गाय में जोड़ना, वही ये लोग कर रहे हैं। इतना गरीबी है, कह रहा है कि 5% से भी कम लोग BPL वाले बचे हैं। हद है। लिख लीजिए, इसका हेडिंग में लिखे तो लिखा देते हैं पॉइंट। नीति आयोग के सीईओ, लिखते जाइए, नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम, नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम, ये साउथ इंडिया का नाम है, ने हाल ही में दावा किया कि BVR सुब्रमण्यम ने हाल ही में दावा किया कि 5% से भी कम भारतीय अब गरीबी रेखा से नीचे हैं, अब गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। 5% से भी कम भारतीय अब गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। उन्होंने यह दावा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, ऐसे लिखिएगा, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23, ऐसे करके इसको इसमें डबल इन्वर्टेड में कोमा में घेर लीजिएगा, के निष्कर्षों के आधार पर किया है। मतलब उसमें भी डाटा के आधार पर नहीं, उसके निष्कर्षों के आधार पर। निष्कर्ष तो हम भी कुछ भी निकाल सकते हैं, आप भी कुछ निकाल लीजिए। निष्कर्षों के आधार पर किया है। ठीक है, लिख लिए इतना। जो लोग कैमरा ऑन नहीं किए हैं, क्या वो लिख रहे हैं? प्रियंका, ममता, चंदन, तनु, सुमन, ज्ञान, मिथिलेश, अभिषेक, रजनी, मीनू, कौन है ये, जूही, लिख रहे हैं आप लोग? हेलो, बैठिए, लिखिए इसको। ठीक है, ठीक है, इसमें लिख लीजिए। कुछ और आंकड़े हैं, ये काम आएगा मेंस में, हो सकता है ये टॉपिक पूछ ले, काफी इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है कि घरेलू दर में ग्रामीण गरीबी का जो रेट था आपका कितना था 2011, हाँ 2011-12 से लिख लीजिए। 2011-12 में, अरे 2011-12 में सर ये वही है जो कि 917 रुपये से रखा गया था, या 1417 शहरी इलाके में और 900 कुछ ग्रामीण इलाके में। नहीं नहीं, हाँ वही 1417, और तो सही बोल रहे हो, लगभग 1500 और 1800। ठीक है, तंदेलकर जो कमेटी का रिपोर्ट था वही, वो सही बात है। बोला गया था सर 21% है शायद। अरे अभी तो बजट में पढ़ाए थे कि नहीं, देखो दिक्कत क्या है ना, 2100 और 2400 था। हाँ हाँ, वो बजट में जो पढ़ाए थे वो डाटा ठीक ठाक लग रहा था कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। मनमोहन सिंह के सरकार ने 22 करोड़ लोगों को BPL से बाहर निकाला था। मोदी सरकार दावा कर रही है कि हमने 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है, तो ये आंकड़ा मानने लायक है। लेकिन ये जो है कि इनका पहले आंकड़ा तो देखिए किस निष्कर्ष के आधार पर आया है। घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर ये बोल रहे हैं BVR सुब्रमण्यम साहब, निष्कर्षों के आधार पर बोल रहे हैं। कोई अगर हम ये मान भी लेते हैं घरेलू उपभोग व्यय के सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर बोल रहे हैं, तो एक बात समझ में भी आता है, वो तो निष्कर्षों के आधार पर बोल रहे हैं। और तो उन्हीं का निष्कर्ष जो है, तर्क कुतर्क जो भी है लिख लीजिए। ठीक है, 2011-12 में सर वैसे भी जो है 2 साल तो वैसे भी 2 साल तक तो जो खाद्य सुरक्षा चल करके ऐसा हालत कर दिया था कि कोई किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं थी। सरकारी बैठ के खिला रही थी। उसके आधार पर निकाल लिया तो क्या कहेंगे? कुछ भी वही है ना, इसको कुतर्क बोला जाता है। कह रहा है कि गरीबी घट करके 25.7% से 7.2 हो गया है।
ग्रामीण गरीबी का ये स्तर का आंकड़ा है। ऐसे लिख लीजिएगा, ग्रामीण गरीबी के स्तर में 2011-12 में ये आंकड़ा 25.7% था, जो कि घटकर 2022-23 में 7.2% हो गया है। शहरी गरीबी का इसी हाल मतलब कि कंटेक्स्ट में अगर देखेंगे, शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी अलग अलग क्यों निकाला जाता है पता है? सर इसके ये आय के स्तर को देखते हुए क्या ये ग्रामीण में जो है ज्यादा लोगों को जो है आय की जरूरत होती नहीं है, लेकिन शहरों में जो है चूंकि वहाँ पर जो है लोगों की संख्या ज्यादा है, तो उस हिसाब से वहाँ पर जो है आय की जरूरत बढ़ जाती है, तो इसलिए लिए जो है वहाँ आवश्यकता ज्यादा जो है पड़ जाती होगी। ओबेस सी बात है सही कि सर। शहर में हर चीज महंगा भी तो है, तो वहाँ ज्यादा पैसा लगेगा ना। यह आंकड़ा जो है कि 13.7% था आपका, जो है कि आपका 2022-23 में यह आंकड़ा कितने पे आ गया है अब? 4.6% पे आ गया है। ठीक है, तो यही है गरीबी का आपका आंकड़ा। गरीबी के कारण क्या है पता है आपको? एक तो ये कि कृषि में जो है कि बहुत कम उत्पादकता बचा हुआ है, बहुत से लोग अभी भी कृषि पर निर्भर हैं। सामाजिक असमानता है। उसके बाद फिर आपका जो है कि संस्थागत ऋण जो होता है, संस्थागत ऋण मतलब समझते हैं क्या होता है? यस सर। हाँ सर। क्या? यस सर, हाँ सर। साहूकार से जो ऋण लिया जाता है या किससे? फिर अरे नहीं हम भाई, लोग किससे किससे नहीं नहीं साहूकार से? नहीं सर। क्या बोले? दोस्त को बोले दो। कौन बोल रही थी? साहूकार से जो ऋण लिया नहीं जाता नहीं, वो है। गैर संस्थागत है। देखिए बैंक अच्छा, से, वो संस्थागत बैंकिंग बैंक बैंक हाँ वगैरह जो देती है ऋण, वो संस्थागत हो या जाती फिर है। ये जीविका के माध्यम से ये जो लोकल बैंकें चल रही हाँ है, हाँ, आरबीएल ये सब। जिससे भी मिले। सर सहकारी हाँ सहकारी समितियों से नहीं। बता देते हैं। जैसे देखो, ये संस्थागत ऋण कर मतलब होता है ये कि जो बैंक हो गया या सहकारी समिति हो गई या कोऑपरेटिव हो गया या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, जिसका कि सरकार को लाइसेंस, सरकार का मान्यता प्राप्त है, जिसको वो संस्थागत ऋण है। जैसे कि आपने किसी गांव के साहूकार से, किसी गांव के अमीर आदमी से कुछ दिनों के लिए अगर पैसे कर्ज पे ले लीजिए, तो वो गैर संस्थागत ऋण है। ठीक है, संस्थागत ऋण क्या होता है कि उसके पर इंटरेस्ट जो है कि बहुत कम होता है। आज भी बैंक का इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, जबकि आप गांव में जाइए पैसा किसी से लेने के लिए, अमीर आदमी से 5 रुपया सैकड़ा, 6 रुपया सैकड़ा, 3 रुपया सैकड़ा, वो भी पर मंथ के हिसाब से, उसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। ठीक है, तो वो गैर संस्थागत ऋण है। तो संस्थागत ऋण होना बहुत जरूरी है। बिहार में भी गरीबी का बहुत बड़ा कारण ये है, ये बता देता हूं मैं, कि जो बिहार में होता क्या है कि एक बैंक जमा दर होता है, ठीक है, और फिर एक जो है कि बैंक संस्थागत ऋण दर निकलता है। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स में। तो बैंक जमा दर के मामले में बिहार कमजोर नहीं है, बिहार के लोग भी पैसे बैंक में जमा करते हैं, लेकिन जो बैंक यहाँ पे 13,000 करोड़ या कितना हजार करोड़ रुपया तो जमा होता है, उसे भी ज्यादा ही आंकड़ा है, कुछ एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे याद नहीं है, लेकिन वो जो है कि मान लो 13,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों ने बैंक में जमा किया, तो होना क्या चाहिए था कि 13,000 करोड़ में से मान लो 10,000 करोड़ का लोन बांटा बैंक ने, तो वो 10,000 करोड़ का लोन बिहार के लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन हो उल्टा रहा है कि 13,000 करोड़ लोग रुपया जमा कर रहे हैं, और लोन का जिसको इसका मैक्सिमम पैसा गुजरात में, तो मुंबई में, चेन्नई में, ये सब में, दिल्ली में बांटा जा रहा है बैंकों के द्वारा, क्योंकि बैंक पूरा नेशनलाइज सिस्टम के तहत काम कर रहा है। एसबीआई मुंबई में भी है, एसबीआई बिहार में भी है। बिहार में पैसा उठाया, अब बांटा कहाँ जाके? मुंबई में बांटा। क्यों भाई? बिहार का पैसा बिहार में बांटो। मतलब ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि वो वन नेशन वन बैंक है, उसका अपना रूल है, लेकिन बिहार के लोगों को लोन क्यों नहीं मिलना चाहिए? और दूसरी बात ये जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति तभी अमीर होता है जब वो बैंक से पैसा निकाल के बिजनेस करता है, और अपना पैसा आप बैंक में रख के कभी जीवन में अमीर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जितना कम इंटरेस्ट रेट बैंक देता है, उससे ज्यादा तो महंगाई बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन रेट उससे ज्यादा है इंटरेस्ट रेट से ना। तो जो आप करंट अकाउंट में, सॉरी, सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, दो ही अकाउंट होता है ना, एक करंट अकाउंट होता है, और सेविंग अकाउंट अकाउंट क्या होता है, अकाउंट होता है। ठीक है, एक टाइम डिपॉजिट होता है, एक टाइम लायबिलिटी होता है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग, बैंकिंग सिस्टम में पूरा पढ़ेंगे। तो आप जो करंट अकाउंट में रखते हो, जिसको, और फिर जैसे कि एक टाइम डिपॉजिट हो जाए, जिसमें कि फिक्स डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट में रखते हो, दो तरीके से पैसे रखते हो ना, करंट, सॉरी, सेविंग अकाउंट आप लोगों का होगा, करंट अकाउंट तो बिजनेसमैन के पास आता है, जैसे हम लोगों के पास है, मेरे पास वैसे है तीन नहीं। तीन टाइप के
3 टाइप के अकाउंट होते हैं नहीं सर। नहीं एक होते भाई, हैं कि जो से एक होता है रेकरिंग अकाउंट, एक जो जनरली आप बोले ना, एक रेकरिंग अकाउंट एंड टाइम जो पीरियड देते हैं, एक नॉन रेकरिंग अकाउंट। इसका क्या मतलब है तो बताओ जरा। और रेकरिंग दूसरी रेकरिंग अकाउंट का मतलब क्या हुआ? नॉन रेकरिंग का मतलब ये हो गया सर कि जो जो जिसमें कि जो है एक फिक्स हमने कर दिया, फिक्स राशि को जो है एक कर दिया कि इतना पैसा हमने जमा कर दिया और एक टाइम पीरियड के बाद ही निकालेंगे, लंबे टाइम पीरियड। और एक एक होता है एक जो टर्म होता है कि डिपॉजिट, सुन लो। एक होता है टर्म डिपॉजिट, एक जी होता सर। है टाइम डिपॉजिट, ठीक है। तुम जो रेकरिंग रेवेन्यू बोल रहे हो, नॉन रेकरिंग रेवेन्यू, वो रेवेन्यू में होता है। बैंकिंग को रेवेन्यू से मत जोड़ो। फाइनेंसिंग का सिस्टम जी अलग सर। होता है और बैंकिंग का सिस्टम अलग होता है, ठीक है। वो रेकरिंग रेवेन्यू होता है, नॉन रेकरिंग रेवेन्यू होता है। बैंकिंग में कहाँ से होने लगा? वो उसमें दो ही चीज होता है। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट, फिर तुम्हारा होता है फिक्स डिपॉजिट, इसको जिसको हम लोग टाइम यस लायबिलिटी सर। बोलते हैं, ठीक है। जी सर। एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से कभी ओवरलैप मत करो। वो टैक्सेशन में है, ये आपको बैंकिंग में पढ़ने के लिए मैं सिंपल सा बता ये रहा हूँ। इधर इतना दिमाग नहीं लगाने का। आप लोग जो खाता खुलवाते हैं वो सेविंग अकाउंट कहलाता है, ठीक है। सेविंग अकाउंट में मान लीजिए कि आपने 100 रुपया रखा, ठीक है। तो अगले साल वो बढ़ के कितना हो गया, मान लीजिए कि 102 रुपया हो गया। लेकिन आपके पास जो आपने मान लो कि 100 रुपया में 1 किलो प्याज आता था अभी 2023 में, ये 2022 में, ठीक है। आपका बैंक में आपने 2022 में 100 रुपया रखा था, 2023 में आप निकालने के लिए गए तो आपको कितना मिला? 102 रुपया मिला। इधर क्या हुआ कि प्याज आपको 2022 में मिल जाता था 100 रुपया में 1 केजी, ठीक है। 2023 में प्याज का रेट क्या चल रहा है? 105 रुपया चल रहा है। तो आप बताइए कि आपके पैसे का कीमत बढ़ा है कि घटा है? अभी 2022 में उसी पैसे से 100 रुपया से 1 केजी प्याज मिल जाता था, लेकिन यहाँ क्या आपको जो 102 रुपया बैंक दिया है, इससे 1 केजी प्याज मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। यहाँ रेट 105 रुपया पहुंच चुका है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है कि ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है उससे ज्यादा, इसलिए बैंक में रखा हुआ पैसा वो डिप्रिसिएटिंग हो जाता है, एप्रिसिएटिंग नहीं है, वो घटते जाता है पैसा आपका। लेकिन उसी को आप निकाल के कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, या कोई जैसे कि जमीन खरीद के रख लेते हैं या गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है, रिटर्न क्या है उस पर ज्यादा है, ठीक है। तो ये सब पढ़ा जाएगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। 11 बज गए हैं। कोई डाउट है कि नहीं का कुछ पूछिए, नहीं तो चलते हैं फिर। और आप लोगों को 1 से 2 दिन के अंतर जो है कि आपको रोल नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। जिसका जिस बैच में एडमिशन है वो उसी बैच में पढ़ेंगे, ठीक है। और आंसर राइटिंग जो भी करेंगे वो रोल नंबर अपने कॉपी पर लिखना अनिवार्य है आपको, ठीक है। तो जिनका एडमिशन नहीं है वो सर एडमिशन सर ले लें प्लीज। हाँ बताइए क्या है सर क्वेश्चन? एक डाउट था। हाँ बोलो। सर टॉपर्स बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग, मतलब ऐसा कैसे, मतलब कैसे करते हैं एक्टिव रिकॉलिंग? एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब क्या होता है, इसे मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है। कल कौन सा पीडीएफ पढ़ाया था आपको? कल पढ़ाए थे ना जी, ये वाला। देखो, आज का आवाज से संबंधित जैसे याद कुछ है बना। उसमें, याद है उसमें क्या क्या पढ़ाए थे? अगर कोई देगा टिक मारने के लिए तो मार देंगे, लेकिन जैसे मतलब मुंह पहले नहीं याद है। ठीक है, याद नहीं है ना, तो वही है कि अगर आंख बंद करके आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं तो आपका एक्टिव रिकॉलिंग हो रहा है, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठा हुआ है। अगर नहीं हो रहा है तो वो नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या करना है कि दिन भर में 2 बार 3 बार सोचना है। ऑस्कर अवार्ड में सर क्या क्या लिखाए थे, मैंने नोट्स में क्या लिखा था, आपको लिखाया गया ना। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी। मतलब एटलीस्ट एग्जामिनेशन में आपके सामने क्या कहते हैं कि ऑप्शन आ जाए और आप उसे टिक कर लें, सही टिक कर लें, गलत नहीं। अगर सही टिक कर लेते हैं तो समझिए कि आपका एक्टिव रिकॉलिंग ठीक है। आप जो है कि आपको चीजों को याद किया है, आपने उसको मनन किया है, चिंतन किया है, ठीक है। अगर वो ये नहीं हो रहा है तो पढ़ने का तरीका ये होता है कि जैसे कि आज पढ़ने के लिए बैठे, तो कल वाला जो हमने पढ़ाया था या जो भी कल आपने किताब पढ़ा था उसको क्या करना है कि एक बार आंख बंद करके सोच लेना। हाँ, कल सर ने जो एक ऑस्कर अवार्ड में पढ़ाया था, उसके बाद जो एक अलग अलग डेट्स के बारे में पढ़ाया था, फिर पुरस्कार के बारे में पढ़ाया था, फिर मैंने नियुक्ति के बारे में पढ़ाया था, फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अगली 5 मिसाइल के बारे में पढ़ाया था, फिर एक योजना जो पोर्टल था उसको उसके बारे में पढ़ाया था, फिर एक मुख्य चुनाव आयुक्त वाला अधिनियम पढ़ाया था आप, ठीक है। तो इस तरीके से इन सारी चीजों को मैंने कल पढ़ाया था।
तो जो मैंने कल पढ़ाया था क्या वो याद है? जो चीज याद नहीं है कल वाले में से सबसे पहले उसी को याद कर लें 10 मिनट, उसके बाद फिर आज का पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, इस तरीके से होता है सर अगर एक्टिव नया रिकॉल। बुक अगर किसी नया बुक को पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर, तो उसको जैसे मतलब क्या करेंगे, जैसे मतलब कि कुछ चैप्टर पढ़ ले उसके बाद पहले रीडिंग में रिकॉल करेंगे, या कि मतलब 2-3 रीडिंग करने के बाद रिकॉल नहीं करेंगे? नहीं, आप जैसे ही मतलब आज मैंने एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, तो कल क्या करना है कि दूसरे चैप्टर को पढ़ने से पहले 10 मिनट आज वाले चैप्टर को देख लेना है थोड़ा सा कि हाँ ये मैंने कल पढ़ा था, आज मैं ये पढ़ रहा हूँ। फिर 3 नंबर चैप्टर पे जाएंगे तो क्या करेंगे, 3 नंबर पढ़ने से पहले 2 नंबर चैप्टर को देख लेंगे। इस तरीके से चलते जाएंगे तो रिवीजन भी होते जाएगा एक ही रीडिंग में। ठीक है, फिर दोबारा जब रीडिंग करेंगे तो उसी तरीके से रिवीजन करते चले जाएंगे। 3 बार रिवीजन कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये कल पीटी वाले बैच में ही सर मैंने किस जी चीज पढ़ाया में था। एडमिशन लेना है? क्या बोले? सर एडमिशन के लिए जो बोल रहे थे वो किस चीज में लेना है? जिनका जिस बैच में एडमिशन है वो उसी बैच में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सारा जो एक स्टाफ का नंबर होगा वहाँ पे, वो उसको आप मैसेज करेंगे, वहां से रिप्लाई मिलता है आपको। ठीक है, ये पीटी वाले बैच में मैंने कल पढ़ाया था बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, चलते हैं। ये सब जो क्वेरी है वो सर कल जैसे क्लास हुआ था 9 से 10, तो वो वाला क्लास अभी नहीं हेलो, हेलो ये सारा जो है ना वो दो स्टाफ डिस्कस करता है, ये हम लोग नहीं करते हैं। तो वो आप वहाँ मैसेज करें, वहां से आपको क्वेरी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, 11:07 हो गया, चलते हैं। जी सर जी सर जी सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।